नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका एग्जाम टू जेड में। और अब हम जो बात कर रहे थे कल्चर मीडिया की और उसके बेसिक न्यूट्रिशनल कंपोजिशन की, जो पीटीसी के अंदर होता है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें जो है, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ें, उनको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं और उनके अंदर क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब जैसे हमने कहा कि जो आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट होते हैं, उनमें आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, कौन से विटामिन चाहिए होंगे, कौन से हार्मोन हमें चाहिए होंगे, इनके बारे में हम जानेंगे। अभी पिछले वाले वीडियो में हमने केवल मोटी मोटी बात की थी इसके बारे में, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे इसकी। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे बेसिक न्यूट्रिशनल कंपोजिशन मीडिया का दूसरा पार्ट, ठीक है जी। चलिए, अब जैसा कि हमें पता है, यहाँ पर हमने बात की थी कि जो हमारा कल्चर मीडिया होता है, दोबारा से हम एक बार फिर से थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ रहे कि जो कल्चर मीडिया है हमारा, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट हमारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर रहे हैं कल्चर मीडिया की, कि जो कल्चर मीडिया है आपका वो किस तरह से काम करेगा, ठीक है। चलिए एक सेकंड के लिए, चलिए जी। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बेसिक न्यूट्रिशनल मीडिया जो है हमारा, उसके बारे में एक बार पहले हम चर्चा करेंगे इसकी, कि जो हमारा कल्चर मीडिया होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है जी। कल्चर मीडिया, तो हमने देखा था पिछली वाले क्लास के अंदर कि जो हमारा कल्चर मीडिया है उसको हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। एक जो था हमारा वो था इनऑर्गेनिक एंड कार्बन सोर्स, इनऑर्गेनिक एंड कार्बन सोर्स था, ठीक है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर, ठीक है। दूसरा चीज था हमारे पास में ऑर्गेनिक सप्लीमेंट। दूसरी क्या थी हमारे पास? ऑर्गेनिक सप्लीमेंट, ठीक है, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट था, ठीक है जी। इसके अंदर हमने बात की थी विटामिन की। एक था अपने पास में विटामिन यहाँ पर, और दूसरे थे हमारे पास में यहाँ पर अमीनो एसिड, ठीक है। और तीसरा पोर्शन हमने इसका देखा था कि तीसरी चीज होती है यहाँ पर ग्रोथ रेगुलेटर। क्या होता है जी? ग्रोथ रेगुलेटर। और ग्रोथ रेगुलेटर के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पर होते हैं आपके हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीजें हमें अब पढ़नी है डिटेल में, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर एक एक कंपोनेंट की, और फिर उसके बाद हम इसको डिटेल में जानते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर जो है, और कार्बन सोर्स के अंदर, या मैक्रो न्यूट्रिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी और क्या क्या हमें इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट की बात करते हैं कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए, मतलब क्या क्या चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, ठीक है। चलिए, तो जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होता है आपका, इस इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में 2 तरह के कंपोनेंट हमने बात करी थी, ठीक है। 2 तरह के कंपोनेंट की बात करी थी हमने। एक कंपोनेंट है आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट, और दूसरा कंपोनेंट था आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट। क्लियर हो गई बात यहाँ पर हमारी? एक कंपोनेंट तो हमारा क्या था जी? मैक्रो न्यूट्रिएंट था, और दूसरा हमारा क्या था? न्यूट्रिएंट, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या था? माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। ये नंबर 2 है हमारा, और ये नंबर 1 है मैक्रो न्यूट्रिएंट। अब देखो, इसका अमाउंट जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है उसका अमाउंट जनरली जो मीडिया बनाते हैं हम, उस मीडिया के अंदर हमें रखना होता है जी कितना? 0.5 0.5 मिली मोल प्रति लीटर, मिली मोल प्रति लीटर के हिसाब से, 0.5 मिली मोल प्रति लीटर के हिसाब से। जबकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, इनका अमाउंट रखना पड़ता है हमें 0.05 मिली मोल पर लीटर, ठीक है। ये याद रखना है हमें, 0.05 मिली मोल पर लीटर के हिसाब से। मतलब इसका कितना गुना हो गया? 10 गुना कम हो गया, ठीक है ना। मतलब ये ज़्यादा अमाउंट चाहिए होता है मैक्रो, और माइक्रो जो होता है वो हमें कम अमाउंट में चाहिए। अब मैक्रो जो है हमारे, उनकी अगर हम बात करें तो मैक्रो के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, मतलब कौन कौन से कंपोनेंट जो है हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं वो देखते हैं। तो देखो, मैक्रो जो न्यूट्रिएंट है उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एक तो आपका हो गया नाइट्रोजन, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है।
नाइट्रोजन हो गया, दूसरा यहाँ पर हो गया फॉस्फोरस, ठीक है। तीसरा आपका यहाँ पर जो कंपोनेंट है वो है पोटास यानी कि पोटेशियम, ठीक है। चौथा जो कंपोनेंट है वो है यहाँ पर कैल्शियम, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं मैग्नीशियम और जो है यहाँ पर और करते हैं हम सल्फर, ठीक है। एक और कंपोनेंट है जो होता है हमारा सल्फर, ठीक है। तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करें यहाँ पर, तो नाइट्रोजन होता है यहाँ पर, नाइट्रोजन को हम इस्तेमाल करते हैं नाइट्रिक एसिड के रूप, मतलब नाइट्रेट के रूप में। किसके रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, या अमोनिया के रूप में हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रेट या अमोनिया के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है? प्रोटीन और अमीनो एसिड को बनाता है। इसका काम होता है प्रोटीन एंड अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करना सेल के अंदर। तो इसलिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है, किसकी? नाइट्रोजन की। फॉस्फोरस की बात करोगे तो हम फॉस्फोरस को H2PO4 की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा मेन जो कॉन्स्टिट्यूट होता है फॉस्फोरस, वो आपका एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूट होता है, मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के में काम आता है फॉस्फेट। दूसरा आपका जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें भी ये काम आता है, ठीक है। इसके बाद में आ जाओ पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम जो होता है ये ओस्मो रेगुलेशन का काम करता है। किसका काम करता है जी? ओस्मो रेगुलेशन का काम करता है, ठीक है। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब जो ओस्मोसिस प्रोसीजर होता है कोशिकाओं के अंदर, जिसमें पदार्थ का आना और जाना रहता है कोशिका के बाहर कोशिका के अंदर, उसका काम करता है ये ओस्मो रेगुलेशन का। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट का नाम सुना होगा आपने, जो कि काम आता है सेल वॉल के फॉर्मेशन में। किसमें काम आता है जी? सेल वॉल के फॉर्मेशन में। दूसरा ये सेल का रीजनरेशन भी करवाता है, सेल के रीजनरेशन में भी भाग लेता है, रीजनरेशन में भी काम आता है ये आपका कैल्शियम, ठीक है। और दूसरा ये रेगुलेशन भी करता है, सेल का रेगुलेशन भी करता है, सेल के रेगुलेटरी प्रोडक्ट के रूप में भी काम आता है, क्योंकि जब कैल्शियम पोटेशियम चैनल होते हैं वो इस तरह से रेगुलेशन करते हैं इसके अंदर ऑस्मोसिस का, ठीक है। दूसरे पदार्थों का आने जाने में रेगुलेशन का भी काम करता है। मैग्नीशियम की बात करें हम यहाँ पर, तो मैग्नीशियम का मेन मुख्य काम होता है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करना। क्या काम होता है जी? फोटोसिंथेसिस। हम यहाँ पर वही वर्क लिख रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब जिनमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वेशन होती है इन मैक्रोन्यूट्रिएंट की, ठीक है। सल्फर की बात करोगे तो सल्फर जो होता है वो अमीनो एसिड और अमीनो एसिड का कॉन्स्टिट्यूट होता है और प्रोटीन बनाने में काम आता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो हमने देखा है कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, मेनली मैक्रोन्यूट्रिएंट जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया, ये सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं सेल के अंदर। कुछ अमोनिया का कुछ प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, कोई अमीनो एसिड का निर्माण कर रहा है, कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहा है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में काम आ रहा है, कहीं पर न्यूक्लिक एसिड बनाने में काम आ रहा है, कोई ऑस्मो रेगुलेशन कर रहा है, कोई सेल वॉल का फॉर्मेशन कर रहा है, कोई फोटोसिंथेसिस में काम आएगा। तो ये सब कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हमें इनकी रिक्वायरमेंट होती है मीडिया के लिए, क्योंकि मीडिया हमारा क्या है जी? सिंथेटिक मीडिया है। अब जो सिंथेटिक मीडिया होगा तो आप उस मीडिया के अंदर वो सारी चीज़ें डालना चाहोगे जो एक प्लांट को ग्रोथ करवा सके, एक पादप कोशिका की ग्रोथ करवा सके, वही हमें इसके अंदर चाहिए। तो वो जो चीज़ें हमें इसके अंदर चाहिए, यहाँ पर जो जो ग्रोथ रेगुलेटर होंगे या जो ग्रोथ में काम आएंगे, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर भरोगे, इस मीडिया के अंदर, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें आपको इस मीडिया के अंदर रिक्वायर होंगी। तो यहाँ पर हमने पहली चीज़ देखी, जो क्या है? पहली चीज़ डाल दी हमने यहाँ पर, ये समझिए आप कि आपने मैक्रो न्यूट्रिएंट इसके अंदर डाल दिए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमें डालने हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होंगे वो क्या क्या होंगे और कौन से इस्तेमाल किए जाएंगे और उनका क्या क्या काम होगा या क्या क्या फंक्शन उनके होते हैं, ठीक है। तो नंबर 2 आ जाते हैं हम यहाँ पर, जो है हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है जी। कौन से न्यूट्रिएंट है जी? माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। अब ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है ये क्या क्या काम आएंगे और कैसे कैसे, मतलब कौन कौन से होते हैं, पहले तो ये समझते हैं हम। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है हमारे पास में फेरस, ठीक है। फेरस होता है, मैग्नीज होता है, ठीक है, मोलिब्डेनम होता है, कॉपर होता है, पढ़ा होगा आपने, जिंक होता है, बोरोन होता है, ठीक है ना, बोरोन होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे कोबाल्ट होता है, आयोडीन होती है ना, बहुत सारे इस्तेमाल किए जाते हैं, सोडियम होता है, वो सब इसमें इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मुख्य जो इम्पोर्टेंट जो है वो है हमारे ये फेरस, एक तो मैग्नीशियम, ठीक है, सॉरी मैग्नीज, दूसरा मोलिब्डेनम, कॉपर, जिंक और बोरोन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे, मतलब ये सबसे ज़्यादा सर्वाधिक काम आने वाले मैक्रो न्यूट्रिएंट है, सॉरी माइक्रो न्यूट्रिएंट है। क्लियर? चलिए, अब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है फेरस, फेरस को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? तो देखो, फेरस जब अगर आपको इस्तेमाल करना है
तो भैया फेरस के साथ हमें, ये फेरस डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये चीलेटेड फेरस इस्तेमाल किया जाता है विद ईडीटीए। ठीक है, कैसा? चीलेटेड फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है, चीलेटेड फॉर्म में। ठीक है, चिलेटेड फॉर्म विद ईडीटीए, विद ईडीटीए। ठीक है, ईडीटीए के साथ में इसकी चिलेटेड फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है फेरस की। डायरेक्ट हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि फेरस जो है आप सिट्रेट, फेरस सिट्रेट के रूप में या साइट्रेट के रूप में आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रेसिपिटेट होकर ऊपर आ जाएगा और मीडिया का जो हम फ्लास्क बनाएंगे ना उसमें ऊपर की तरफ में तैरने लग जाएगा। तो फिर क्या होगा कि जो हमारे प्लांट है ना वो इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, प्लांट की जो सेल होंगी वो इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे इस मीडिया के अंदर। ये इस तरह से ऊपर प्रेसिपिटेट होकर ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर आने के बाद में जो हमारा सेल है वो इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, इसलिए काम का नहीं रहेगा। इसलिए हमें इसको चिलेटेड फॉर्म में यानी कि मिक्स्ड फॉर्म में ईडीटी के साथ में इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूंट है हमारा मैग्नीज। ठीक है, Mn। ठीक है, अब जो मैग्नीज है, ये मैग्नीज भी, ये तो मैग्नीज मान लीजिए आप, एक मोलिब्डेनम, दोनों को ही ले लेते हैं हम यहाँ पर, मैग्नीज और मोलिब्डेनम, ये दोनों एक ही फंक्शन करते हैं। क्या करते हैं ये जो मेटेलोप्रोटीन होती है हमारी उसके साथ में बाउंड होते हैं। किसके साथ में बाउंड होते हैं? मेटेलोप्रोटीन के साथ में बाउंड होते हैं। मेटेलोप्रोटीन जो होती है उसके साथ में क्या होते हैं? ये बाउंड होते हैं। बाउंड मतलब मेटेलोप्रोटीन क्या होती है? मेटेलोप्रोटीन होते हैं, जैसे ये प्रोटीन का फ्रेगमेंट है, तो इस प्रोटीन के फ्रेगमेंट के साथ में यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा इनऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होगा इसके अंदर यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर मिलेगा हमें कोई ना कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये यहाँ पर, तो ये ऐसे जो मेटेलोप्रोटीन होते हैं जिनमें इस तरह की कंडीशन होती है जहाँ पर कोई ना कोई ऑर्गेनिक या सॉरी इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है यहाँ पर अटैच होता है, उसके साथ में ये जो है मैग्नीशियम और जो आप सॉरी मैग्नीज और जो मोलिब्डेनम होता है वो यहाँ पर अटैच हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर जो होता है यहाँ पर, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है प्रोटीन के कोफैक्टर में। मतलब ये जो एंजाइम होते हैं आपके, प्रोटीन क्या होते हैं? एंजाइम ही होते हैं। मतलब एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन ही होते हैं और उस प्रोटीन के अंदर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो है जी कोफैक्टर होता है। ठीक है ना, तो ये काम करता है यहाँ पर कोफैक्टर की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में काम करता है? ये कोफैक्टर की फॉर्म में। जो होलो एंजाइम होता है, पूरा एंजाइम होता है, उसमें एपो एंजाइम होता है एक, ठीक है, और उसके साथ में कोफैक्टर जुड़ा होता है। तो वो जो कोफैक्टर होता है वो मेटल ही होता है, मतलब आपका एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो ये यहाँ पर कोफैक्टर की तरह काम करता है, किसके अंदर? एंजाइम के अंदर। ठीक है जी, एंजाइम के अंदर एज ए कोफैक्टर फंक्शन करता है। क्लियर हो गई बात? अब अगर आगे हम बात करें जिंक की, तो जिंक जो होता है ये काम आता है प्रोटीन के निर्माण में। मतलब यहाँ पर ये डोमेन बनाता है प्रोटीन का, जिसे जिंक फिंगर प्रोटीन, आपने नाम सुना होगा, जिंक फिंगर प्रोटीन। ठीक है ना, तो वो जो फिंगर प्रोटीन होती है वो इस तरह की होती है और उसमें यहाँ पर जिंक का मोलिक्यूल होता है और ये इस तरह से वो बनती है प्रोटीन। तो ये प्रोटीन का जो जिंक का जो मोलिक्यूल होता है इस तरह से जिंक फिंगर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर ये प्रोटीन बनाने में काम आता है। ठीक है, बोरोन की बात करें हम यहाँ पर, तो ये जो है आपका, ये काम आता है मेनली बेसिकली यहाँ पर जो आपका लिग्निफिकेशन होता है सेल वॉल का, उस सेल वॉल के लिग्निफिकेशन में और उसके डिफरेंशिएशन में काम आता है। किस किस में काम आता है जी? एक तो लिग्निफिकेशन, मतलब भित्ति का जो लिग्निन का फॉर्मेशन होता है उसमें काम आता है ये लिग्निफिकेशन ऑफ सेल वॉल, और दूसरा इसका मुख्य जो काम है वो है यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम। ठीक है, डिफरेंशिएशन, क्योंकि लिग्निन बनेगा तो जाइलम में वो डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम। तो अगर भित्ति के ऊपर लिग्निन का फॉर्मेशन होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? जाइलम में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब जो जाइलम वाहिकाएं होती है वो डैमेज हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है, जो कि कठोर हो जाती है लिग्निन के निक्षेपण से। तो ये उसमें जो है बोरोन आपका वो सबसे ज़्यादा काम करता है। ठीक है जी, तो ये थे हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट। इसके अलावा क्लोराइड होता है एक, क्लोराइड भी जो है यहाँ पर क्लोराइड की फॉर्म में ही काम लिया जाता है, क्लोराइड आयन की फॉर्म में काम लिया जाता है, इसको आयन फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है क्लोरीन को, क्लोराइड की आयन की फॉर्म में। ठीक है, इसी तरह जो है कोबाल्ट होता है। ठीक है, ये कोबाल्ट जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो नाइट्रोजन फैक्टर होता है उसमें काम आता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है प्लांट के द्वारा। तो ये कुछ चीज़ें थी, ठीक है, जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर आती है, तो ये हमें याद रखनी है।
दूसरा है हमारा इसके बाद नेक्स्ट कार्बन एनर्जी सोर्स, कार्बन एंड एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो अब उसकी चर्चा करते हैं हम कि कार्बन और एनर्जी सोर्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं, कार्बन एंड एनर्जी सोर्स। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा कार्बन एंड एनर्जी सोर्स, कार्बन एंड एनर्जी सोर्स। ठीक है, कार्बन एंड एनर्जी सोर्स। तो देखिए कार्बन एंड एनर्जी सोर्स की अगर हम बात करें मेनली, तो जो कार्बन सोर्स होता है मेन चीज वो हमारा होता है जी सुक्रोज। मेन जो कार्बन सोर्स होता है वो क्या होता है, यहाँ पर सुक्रोज होता है। ठीक है, अब ये जो सुक्रोज होता है, आप या तो सुक्रोज को इस्तेमाल कर लीजिए या फिर आप यहाँ पर ग्लूकोज को इस्तेमाल कर लीजिए। किसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लूकोज को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर फ्रक्टोज को इस्तेमाल करते हैं। किसको इस्तेमाल करते हैं, फ्रक्टोज को। लेकिन क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज होता है ना, ये तो ज़्यादा अच्छा होता है, गुड ग्रोथ के लिए होता है, ग्रोथ की अच्छी ग्रोथ करवाने के लिए होता है। मतलब अगर आप डायरेक्ट ग्लूकोज का इस्तेमाल करोगे तो गुड ग्रोथ होगी आपकी। ठीक है, अगर आप फ्रक्टोज को इस्तेमाल करोगे तो ये लेस इफिशिएंट होता है, मतलब ये कम प्रभावी होता है, लेस इफिशिएंट होता है। अगर डायरेक्ट आप फ्रक्टोज का इस्तेमाल करोगे तो ये किसी भी सेल की ग्रोथ कराने में लेस इफिशिएंट होता है, इसलिए हम डायरेक्ट जो है फ्रक्टोज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मेनली ग्लूकोज का कर सकते हैं और दूसरा सुक्रोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जब हम सुक्रोज का इस्तेमाल करते हैं ऑटो, जब क्योंकि क्या है कि आपने फ्लास्क ले लिया, ठीक है, और फ्लास्क में आपने जितने भी इंग्रेडिएंट थे वो सब डाल दिए, तो सब डाल दिए तो उसके अंदर क्या है, सुक्रोज भी है। तो जब आप ये सुक्रोज डालते हो इसके अंदर, तो ये सुक्रोज का जब डालने के बाद में हम इसका ऑटोक्लेव करते हैं, इसको कंटामिनेशन जो होता है इसको रिमूव करते हैं, इसको कंटामिनेशन फ्री बनाते हैं मीडिया को। तो जो सुक्रोज हम डालते हैं इसके अंदर, उस सुक्रोज का जब हम ऑटोक्लेव करते हैं, क्या करते हैं जी, ऑटोक्लेविंग, क्या करते हैं, ऑटोक्लेव करते हैं। जब हम ऑटोक्लेव करते हैं तो ये सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। जब ये ऑटोक्लेव करते हैं हम तो ये किसमें टूट जाता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज के अंदर टूट जाता है। और ये जो ग्लूकोज होता है ये सेल के द्वारा इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है ये इंटरचेंजेबल होता है। सॉल्यूशन के अंदर आपने देखा होगा जल में जब हम ग्लूकोज डालते हैं तो कुछ अमाउंट उसका फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट में आपने पढ़ा होगा ये चीजें। और जब कभी फ्रक्टोज में बदलता है और कभी ग्लूकोज में बदलता है, तो इस तरह से इसका बार बार ग्लूकोज में कन्वर्ट होने की वजह से सेल इसको क्या करती है, इजीली जो है एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है जी, समझ में आई बात। ठीक है, तो ये जो सुक्रोज होता है मेनली ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये जो सुक्रोज है ये आपके सेल की जो ग्रोथ है उसको एनहेंस कर रहा है। ये क्या करता है, सेल ग्रोथ को, सेल की जो ग्रोथ होती है उसको क्या कर रहा है, ये एनहेंस कर रहा है। समझ में आया, एनहेंस कर रहा है मतलब उसको बढ़ा रहा है, ठीक, ग्रोथ को बढ़ा रहा है। दूसरा जो आपका जो स्टेम होता है या टिश्यू होता है उसका प्रोलाइफरेशन करता है। जो टिश्यू होता है, पहला काम तो हो गया सेल ग्रोथ करना, दूसरा जो टिश्यू होता है, टिश्यू मान लीजिए आप या आपका स्टेम मान लीजिए, अगर आप स्टेम का कल्चर कर रहे हैं तो उस समय ये उसका प्रोलाइफरेशन करता है। प्रोलाइफरेशन का मतलब होता है वृद्धि करवाता है उसके अंदर। ठीक है, प्रोलाइफरेशन करवाता है, वृद्धि करवाता है। इसके अलावा सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज के अलावा हम दूसरी शर्कराएं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि लेक्टोज ले लीजिए आप यहाँ पर। अब इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं, एक्स्ट्रा में अदर, अदर की बात करें हम यहाँ पर, अदर इस्तेमाल क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं हम, तो अदर के लिए आप यहाँ पर लेक्टोज इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये भी एज ए कार्बन सोर्स काम आएगा यहाँ पर। ठीक है, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, एज ए कार्बन सोर्स। इसके अलावा माल्टोज यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। माल्टोज कोई सी भी शर्करा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सुक्रोज की जरूरी नहीं है कि आप सुक्रोज को इस्तेमाल करो, दूसरी शर्कराएं भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। सेलोबायोज को भी इस्तेमाल किया जाता है, सेलोबायोज को भी इस्तेमाल किया जाता है कभी कभी, लेकिन सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में जो इस्तेमाल किया जाता है वो कंपोनेंट है आपका सुक्रोज। ठीक है, तो किसी भी मीडिया के अंदर आपको सुक्रोज जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब ये क्यों चाहिए होता है हमें, ये कार्बन सोर्स या ये एनर्जी सोर्स जो है वो क्यों चाहिए हमें, वो इसलिए चाहिए कि जब आप यहाँ पर टिश्यू कल्चर करोगे ना, जब यहाँ पर आप किसी टिश्यू को डालोगे तो वो टिश्यू में वो कैपेसिटी नहीं होती है कि फोटोसिंथेसिस कर सके। मतलब कि ऑटो फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी इस टिश्यू के अंदर नहीं होती, टिश्यू के अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती, तो वो न्यूट्रिएंट का फॉर्मेशन भी नहीं कर सकता खुद के हिसाब से। तो फिर क्या करना पड़ता है, उसको बाहर से वो न्यूट्रिएंट चाहिए होगा, मतलब न्यूट्रिएंट के रूप में एनर्जी चाहिए होगी उसको,
उसको ग्रोथ कराने के लिए जब डिवीजन होगा इन सेल का, यहाँ पर जब आपका केलस बनेगा तो सेल डिवाइड होंगी, एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल बनेंगी। तो उन 4, 5, 6, 7, 10, 16, 18, 22 जो भी सेल बनेगी उनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो उस एनर्जी को प्रोवाइड करवाने का काम कौन करेंगे, यहाँ पर आपका ग्लूकोज करेगा, जो कि सुक्रोज से बनेगा। जब आप इसको डिग्रेड कर दोगे, सुक्रोज को डिग्रेड कर दोगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चला जाएगा। जब हम ऑटोक्लेव करेंगे इसको, फिर इस ये जो सेल है इस ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करेगी और अपनी ग्रोथ को अंजाम देगी। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से ये यहाँ पर फंक्शन करेगी। तो ये हो गया हमारे कार्बन एंड एनर्जी सोर्स की बात। ठीक है, अब आ जाओ आप इसका नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनिक सप्लीमेंट की। नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट। ठीक है जी, चलिए अब आ जाइए। ऑर्गेनिक सप्लीमेंट के अंदर आप किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। ऑर्गेनिक सप्लीमेंट नंबर 2 आ गया अभी हमारा, है ना, ये नंबर 2 पॉइंट हो गया, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट। तो ऑर्गेनिक सप्लीमेंट में अगर हम देखें तो हम इस्तेमाल करते हैं सबसे पहली चीज़ विटामिन। सबसे पहला जो है वो हम क्या इस्तेमाल करते हैं जी, विटामिन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, विटामिन लेते हैं हम, दूसरा अमीनो एसिड लेते हैं। ठीक है, दूसरे और भी सप्लीमेंट लेते हैं, अदर ऑर्गेनिक सप्लीमेंट भी हम बात करेंगे। तो पहले हम विटामिन की बात करें तो विटामिन में आप क्या क्या कौन कौन से विटामिन यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। केवल एक विटामिन नाम लिखने से काम नहीं चलेगा, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर कौन कौन से जो है विटामिन वो इस्तेमाल कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है जी, तो चलिए, तो सबसे पहला विटामिन है हमारे पास में यहाँ पर B1। कौन सा विटामिन है, B1। ठीक है, इस B1 को बोलते हैं हम थायमिन। क्या बोलते हैं इसको हम, थायमिन विटामिन। विटामिन थायमिन का नाम है B1। ठीक है, ये याद रखना, ये भी बहुत सी बात छोटे छोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। थायमिन कौन सा विटामिन है या B1 का क्या नाम है, तो B1 का नाम क्या है, यहाँ पर थायमिन है। ठीक है, अभी जो थायमिन होता है ये बेसिक होता है, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है मीडिया की, मतलब हर मीडिया के अंदर आपको ये चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, तो ये तो इम्पोर्टेंट विटामिन है जो आपको सेल की ग्रोथ करवाएगा। तो इसका काम क्या होता है, ये जो सेल होती है, सेल की ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। सेल की क्या होती है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, यानी कि सेल को ये चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट है सेल की, तो ये सेल को चाहिए। ठीक है, दूसरा ये जो विटामिन होते हैं इनकी कितनी अमाउंट हम लें, तो इनकी जो अमाउंट होती है वो भी हमें ध्यान रखना है कि 0.1 से लेकर 10 तक 10 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से हमें ये चाहिए होता है। ठीक है, 10 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से चाहिए होता है। ठीक है, विटामिन की अमाउंट जो होती है वो 0.1 से लेकर 10 मिलीग्राम पर लीटर तक हमें चाहिए होती है, 0.1, ये ध्यान रखना। ठीक है, बहुत ही माइन्यूट अमाउंट चाहिए होता है। दूसरा विटामिन, पहला विटामिन हो गया B1, दूसरा विटामिन हम लेते हैं B3। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा काम आता है, दूसरे नंबर पर काम आने वाला है, जो कि होता है आपका निकोटिनिक एसिड। क्या होता है ये, निकोटिनिक एसिड होता है, मतलब इसका दूसरा नाम क्या है, B3 का निकोटिनिक एसिड हो। ठीक है ना, इसको निकोटिनिक एसिड के नाम से जाना जाता है B3 को। इसके अलावा जो है हमारा वो है B6। क्या है जी, B6 जो होता है वो होता है आपका पायरिडोक्सिन। B6 को बोलते हैं हम पायरिडोक्सिन। ठीक है जी, क्या बोलते हैं इसको हम, पायरिडोक्सिन बोलते हैं B6 को। इसके अलावा B5 जो विटामिन होता है वो कहलाता है आपका कैल्शियम। ध्यान से समझना है, इसको याद रखना है। वैसे कैल्शियम पेंथोथिनेट, कैल्शियम पेंथोथिनेट। ठीक है, ये है आपका B5 मीडियम। इसके अलावा मायो इनोसिटोल भी हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, मायो इनोसिटोल। ठीक है, ये भी विटामिन यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बायोटीन विटामिन को इस्तेमाल किया जाता है, बायोटीन। ठीक है, फोलिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है जी, फोलिक एसिड। ठीक है, फोलिक एसिड आप इस्तेमाल करते हो यहाँ पर। और दूसरा जो विटामिन है इसके अलावा फोलिक एसिड के अलावा वो है आपका एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक एसिड। ठीक है जी, एस्कोर्बिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पेंटोथेनिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ लिख देते हैं पेंटोथेनिक एसिड। आपको जितने नाम याद रहे कोई बात नहीं, कम नाम याद रखते हैं चल जाएगा काम।
पेंटोथेनिक एसिड। लेकिन ये तो याद रखना है B1 B3 B6 B5 विटामिन काम ले जाते हैं। सबसे मेन चीज़ ये B1 B3 B6 B5, और बाकी तो ऐसे अलग अलग सोर्स के हिसाब से यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा विटामिन ई भी कभी कभी काम लिया जाता है, विटामिन के भी काम लिया जाता है, राइबोफ्लेविन विटामिन भी काम लिया जाता है, राइबोफ्लेविन भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग विटामिन जो जो आपको याद रह सके इसके अंदर, वो सारे यहाँ पर काम लिए जाते हैं। तो ये हो गया हमारे ऑर्गेनिक सप्लीमेंट में पहली चीज विटामिन। ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिक सप्लीमेंट है हमारे पास, वो है आपके अमीनो एसिड। दूसरे ऑर्गेनिक सप्लीमेंट क्या है जी, यहाँ पर आपके अमीनो एसिड है। ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिक सप्लीमेंट क्या है, अमीनो एसिड नंबर 2। तो अमीनो एसिड में कौन कौन से अमीनो एसिड जो है वो हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कौन कौन से अमीनो एसिड हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। तो अमीनो एसिड में हमारे पास आ जाते हैं ग्लूटामिन, सब जो है एल ग्लूटामिन। ठीक है, एल ग्लूटामिन इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, इसके अलावा अब मैं एल बार बार लिखना भी अच्छा नहीं लगेगा मुझे, एस्पार्जिन। ठीक है, एस्पार्जिन। इसके अलावा एस्पार्जिन के अलावा ग्लाइसिन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, एस्पार्जिन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिन, आर्जिनिन। ठीक है, आर्जिनिन इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सिस्टीन इस्तेमाल किया जाता है, सिस्टीन। ठीक है, तो ये जो है विटामिन, ये सारे के सारे सॉरी अमीनो एसिड ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, एल अमीनो एसिड होते हैं सब, जो कि सेल के अंदर रिक्वायर होते हैं, सेल के अंदर पाए जाते हैं। और ये एल अमीनो एसिड ही जो होते हैं इसके, वो रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। मतलब एक्टिव अमीनो एसिड यही होते हैं जो एल टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। ये क्या काम करते हैं, इनका काम होता है स्टिमुलेट टू ग्रोथ। स्टिमुलेट करते हैं ये किसको, सेल की ग्रोथ को, स्टिमुलेट सेल ग्रोथ। ठीक है जी, सेल की ग्रोथ को स्टिमुलेट करने का काम होता है। ठीक है, अब देखो, जब हम सॉलिड मीडिया को डालते हैं, अगर आपको मीडिया बनाना है सॉलिड, कौन सा मीडिया बनाना है, सॉलिड मीडिया बनाना है। दो तरह के मीडिया होते हैं हमारे पास में, सॉलिड मीडिया और एक होता है हमारे पास में लिक्विड मीडिया। ठीक है, अब अगर आप सॉलिड मीडिया बना रहे हो तो आपको एक विशेष इम्यूनो एसिड जो होता है टायरोसिन, कौन सा इम्यूनो एसिड होता है जी, टायरोसिन। ठीक है, या आप इसका शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए टायरोसिन। ये टायरोसिन मीडियम जो है, मतलब टायरोसिन जो अमीनो एसिड है, यह आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आप सॉलिड मीडिया बना रहे हो तो इन विटामिन के साथ में। और जो विटामिन को हम यूज करते हैं तो इसका मिक्सचर यूज किया जाता है, मतलब ये सब मिलाकर एक साथ मिक्सचर बना लिया जाता है। ऐसा नहीं कि अलग अलग यूज करेंगे, ग्लूटामिन अलग से डालेंगे इस पर, इन सब का एक मिक्सचर तैयार किया जाता है और उस मिक्सचर को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, मिक्सचर होता है अमीनो एसिड का, वो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। लेकिन अगर आप सॉलिड मीडिया बना रहे हैं या लिक्विड, अगर आप सेल कल्चर कर रहे हैं तो लिक्विड मीडिया होगा, अगर आप टिश्यू कल्चर कर रहे हैं तो आपका सॉलिड मीडिया होगा डेफिनेटली। तो जब आप सॉलिड मीडिया बना रहे हैं तो सॉलिड मीडिया में आपको टायरोसिन डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जरूरी चीज होती है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिख दिया है। तो हो गई हमारी अमीनो एसिड की बात। तो दूसरी चीज हो गई हमारे अमीनो एसिड। ठीक है, तीसरी बात करते हैं हम यहाँ पर, जो रिक्वायरमेंट है हमें, जिसकी रिक्वायरमेंट है मेन, वो है अदर प्रकार के ऑर्गेनिक सप्लीमेंट, अदर ऑर्गेनिक सप्लीमेंट। ठीक है जी, अदर ऑर्गेनिक सप्लीमेंट। ठीक है, कौन कौन से हैं वो अदर ऑर्गेनिक सप्लीमेंट, मतलब दूसरे प्रकार के ऑर्गेनिक सप्लीमेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए वो कौन कौन से होंगे हमारे पास में, देखिएगा यहाँ पर हमारे पहला जो ऑर्गेनिक सप्लीमेंट है हमारे पास, वो है यहाँ पर मिल्क प्रोटीन। मतलब आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो, मिल्क प्रोटीन भी यहाँ पर इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है, वैसे तो इनको सबको अवॉइड किया जाता है, ज़्यादा काम नहीं लिए जाते, क्योंकि क्या होता है कि ये ओल्ड टिश्यू से बनते हैं ना, इसलिए काम के नहीं रहते, कम काम आते हैं। लेकिन फिर भी हमें लिखना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे मीडिया के अंदर इनको भी जो है ऐड किया गया है, जैसे कि मिल्क प्रोटीन हो गया आपका, इसके अलावा कोकोनट मिल्क हो गया आपका, कोको कैसे लिखते हैं, कोकोनट मिल्क। ठीक है, कोकोनट मिल्क यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो आप। कोकोनट मिल्क के अलावा भी और बहुत सारे, जैसे कि ईस्ट एक्सट्रैक्ट काम ले लेते हैं हम, ईस्ट का एक्सट्रैक्ट, ईस्ट एंड माल्ट का एक्सट्रैक्ट, माल्ट एक्सट्रैक्ट भी यहाँ पर इस्तेमाल ले लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा टोमेटो जूस, टोमेटो जूस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप यहाँ पर। कैरेट का जूस भी आप ले सकते हो, कैरेट जूस। तो ये भी सारी चीज़ें जो है इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन इनको क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये अवॉइडेबल है, ज़्यादातर मीडिया के अंदर हम इनको नहीं डालते। ठीक है ना, इनसे हम दूर रहते हैं।
इनको डालना जरूरी नहीं है, ये डाले से, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ना कहीं किसी न किसी मीडिया में कहीं ना कहीं पर ये इस्तेमाल हुई है। जैसे कि शुरुआती मीडिया जो था, जो कि हेबरलैंड ने बनाया था, उस हेबरलैंड ने सबसे पहले गाजर का जूस और टोमेटो जूस और कोकोनट मिल्क मिलाकर एक मीडिया तैयार किया था। उसके ऊपर सबसे पहले उसने गाजर की कोशिकाओं का केलस बनाया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें कि यहाँ पर जो है अदर ऑर्गेनिक सप्लीमेंट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पर, वो भी अदर में ही मान लो उसको आप, एक्टिवेटेड चारकोल, उसको भी आप अदर में ही मान के चलो, और वो है आपका एक्टिवेटेड चारकोल। अब ये जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि ये जो एक्टिवेटेड चारकोल है वो क्यों इस्तेमाल किया जाता है मीडिया के अंदर। तो इसके दो काम हैं। ठीक है, दो काम क्या है कि एक तो ये ग्रोथ को इनहिबिट कराता है। कभी तो ये ग्रोथ को क्या कराएगा आपकी, इनहिबिट, इनहिबिट का मतलब है रोकेगा, और कभी ये ग्रोथ को स्टिमुलेट कराएगा। दोनों ही काम करता है, ये ग्रोथ को इनहिबिट भी कराता है और ग्रोथ को स्टिमुलेट भी करता है। स्टिमुलेट का मतलब तो होता है आपका प्रेरित करना, स्टिमुलेट का मतलब क्या है, प्रेरित करना, और इनहिबिट का मतलब है रोकना, ब्रेक लगाना। ठीक है, तो ग्रोथ को इनहिबिट कब करता है ये, ग्रोथ को इनहिबिट करता है जब इसका इस्तेमाल किया गया टोबैको, देखिए आप यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको, टोबैको और जो सोयाबीन का कल्चर था, टोबैको एंड सोयाबीन। ठीक है, टोबैको एंड सोयाबीन के कल्चर में जब इसका इस्तेमाल किया गया, एक सेकंड मैं इसको सही कर देता हूँ यहाँ पर, टोबैको एंड सोयाबीन, ठीक है ना, सोयाबीन का जब कल्चर किया गया, टोबैको कल्चर और सोयाबीन का कल्चर किया गया, तो इसने ग्रोथ को क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया, रोक दिया। लेकिन जब इसमें ऑर्किड देखो, ऑर्किड कल्चर किया गया है ना, ऑर्किड का कल्चर किया गया, कैरेट का कल्चर किया गया, तो उसमें इसने क्या किया, ग्रोथ को स्टिमुलेट किया। तो दोनों ही काम कर रहा है एक्टिवेटेड चारकोल। बेसिकली ये क्या करता है, ये ग्रोथ को कैसे रोकता है, तो ये ग्रोथ को रोकता है एब्जॉर्प्शन के द्वारा, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। ठीक है, मतलब ये क्या करता है कि जो पदार्थ बनते हैं इसके अंदर, जो ग्रोथ के रेगुलेटर होते हैं, जैसे कि फाइटो हार्मोन, किसको, फाइटो हार्मोन। अब ये जो फाइटो हार्मोन होते हैं, इन फाइटो हार्मोन को ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है एक्टिवेटेड चारकोल। ठीक है, इसका एड भी आता है, आपने देखा होगा पॉन्ड्स का एड आता है एक्टिवेटेड चारकोल का, जो पोल्यूशन या अशुद्धि होती है उनको सोख लेता है, ऐसा एड में दिखाते हैं। तो आप ये देखो इसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन होता है, वो ये एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, जैसे ही ये पानी के अंदर डालते हैं हम, तो इसके अंदर जितनी भी अशुद्धि होती है उनको सबको सोख लेता है, और उस एक्टिवेटेड चारकोल के साथ में वो जुड़ जाती है, और पानी जो होता है आपका शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये क्या करता है, जब आप इसके अंदर मीडिया के अंदर इसको मिला देते हो, तो ये जो फाइटो हार्मोन होते हैं, जो पादप की ग्रोथ के लिए काम करते हैं, उनको ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जब ये एब्जॉर्ब कर लेता है तो ग्रोथ हो जाती है इनहिबिट। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे मीडिया भी इस्तेमाल किए गए, जैसे ऑर्किड के लिए या कैरेट का जो कल्चर किया गया, उसके अंदर इसने क्या किया, वहां पर भी किया तो इसने एब्जॉर्प्शन ही, लेकिन किसका किया, उन कंपाउंड का एब्जॉर्प्शन किया जो इनहिबिटरी थे ग्रोथ के। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ इनहिबिटरी, ग्रोथ इनहिबिटरी कंपाउंड, ग्रोथ इनहिबिटरी कंपाउंड। ठीक है, समझ में आई बात, मतलब कि आपके पास एक फ्लास्क है, एक ये मान लेते हैं हम, यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं इसका कि कैसे फंक्शन करता है ये एक फ्लास्क है जिसमें आप क्या करवा रहे हो जी, टोबैको का कल्चर करवा रहे हो। ठीक है, दूसरा फ्लास्क है आपका जिसके अंदर आप क्या करवा रहे हो, ऑर्किड कल्चर करवा रहे हो। समझ में आ गई बात, यहाँ पर ऑर्किड सेल है और यहाँ पर आपके टोबैको सेल है। अब दोनों में आपने क्या डाल दिया, एक्टिवेटेड चारकोल डाल दिया। जब एक्टिवेटेड चारकोल आपने डाला तो टोबैको की ग्रोथ इनहिबिट हो गई। क्यों इनहिबिट हो गई, क्योंकि इसने वहां पर बनने वाले फाइटो हार्मोन को एब्जॉर्ब कर लिया। ऑर्किड की ग्रोथ स्टिमुलेट हो गई, वो बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि इसने जो ग्रोथ को इनहिबिट करते थे ऐसे कंपाउंड को एब्जॉर्ब कर लिया। तो बेसिकली ज्यादातर ये जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है, इसका मेन जो रोल होता है वो होता है रिड्यूस द टॉक्सिक कंपाउंड। ये क्या करता है, जो टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं उनको रिड्यूस भी करता है, रिड्यूस टॉक्सिक कंपाउंड। ठीक है, टॉक्सिक कंपाउंड जैसे कि फिनोल होता है। ठीक है, फिनोल कब बनता है, प्लांट सेल के अंदर फिनोल जब बनता है जब पौधे को चोट लगती है।
अब हम जो एक्सप्लांट लेके आते हैं ना, तो एक्सप्लांट को हम काटते हैं। जब हम काटते हैं तो वहाँ की आसपास की कोशिकाएं जो होती है वो फिनोल का सिक्रेशन करना शुरू कर देती है। ये जो फिनोल का सिक्रेशन होता है, फिनोल का सिक्रेशन अपने आप को बचाने के लिए करती है वो सेल। तो फिनोल जो होता है जब मीडिया के अंदर डाला जाता है तो ये जो टॉक्सिक कंपाउंड होता है, ठीक है, तो ये एक्टिवेटेड चारकोल इसको सोख लेता है, तो इसलिए ये टॉक्सिसिटी को भी रिड्यूस करता है। तो ऐसे 3 फंक्शन हो गए इसके, मेन तो 2 हैं, कभी तो ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, कभी ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा, और साथ ही साथ ये टॉक्सिक कंपाउंड को भी रिमूव करता है। ठीक है, तो ये काम होते हैं किसके, आपके एक्टिवेटेड चारकोल के। अब 5वें नंबर की हम बात करते हैं यहाँ पर। 5th नंबर जो है आपका एंटीबायोटिक्स। हालांकि एंटीबायोटिक का हम डालते नहीं है, लेकिन कल्चर मीडिया के अंदर तो हम नहीं इस्तेमाल करते एंटीबायोटिक को, लेकिन कभी कभी अगर आपके मीडिया के अंदर कंटामिनेशन आ गया, ठीक है, तो तब जाके इसको इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर फ्लास्क लगा दिया और फ्लास्क के अंदर आ गया आपका कंटामिनेशन, ठीक है ना, फ्लास्क लगा दिया और इसमें आपके टिश्यू के साथ साथ में कुछ बैक्टीरिया का या फंगस का कंटामिनेशन आ गया, तो फिर आप क्या करोगे, इसके अंदर एंटीबायोटिक का सॉल्यूशन डालोगे। वो इसलिए डालोगे ताकि ये जो कंटामिनेशन आया, क्योंकि ग्रोथ कर रहा है आपका केलस बन रहा है और कंटामिनेशन आ गया, तो फिर क्या होगा कि वो ग्रोथ आपकी खराब हो जाएगी, वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन उसके ऊपर हो जाएगा। तो फिर हमें क्या करना है, उस बैक्टीरिया को डिलीट करने के लिए, मारने के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो जनरली तो क्या करते हैं, हम इसको अवॉइड करते हैं, है ना, ये ध्यान रखना है आपको इसको, कि जनरली तो इसको क्या किया जाता है जी, अवॉइड किया जाता है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, जनरली जनरली तो क्या किया जाता है, इसको अवॉइड किया जाता है। ठीक है जी, मतलब जनरली तो हम इसको अवॉइड करेंगे, लेकिन कभी कभी इस्तेमाल भी करेंगे। तो कब करेंगे हम ज़्यादातर इसको, जब कि आपके मीडिया के अंदर कंटामिनेशन हो रहा है, तब आप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ करते हैं कि ये एंटीबायोटिक क्या करती है, पहले तो इसको देख लेते हैं हम कि ये आपकी जो ग्रोथ होती है सेल की उसको रिटार्ड करती है, मतलब कम कर देती है, लेस कर देती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, पहले तो हम देखते हैं कि क्यों हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। तो ये रिटार्डेट कर देती है, रिटार्ड्स कर देती है, रिटार्ड्स, ठीक है, रिटार्ड कर देती है, मतलब रोक देती है द ग्रोथ ऑफ सेल, द ग्रोथ ऑफ सेल। ठीक है जी, सेल की ग्रोथ को ये क्या कर देती है, रिटार्ड कर देती है, रोक देती है, ड्रॉप कर देती है। ठीक है, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। अब जब जरूरत ही पड़ेगी तो फिर कौन सी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें, तो इसके लिए हम जनरली जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जाती है वो है आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन। ध्यान से समझेंगे कौन कौन सी इस्तेमाल करते हैं हम, स्ट्रेप्टोमाइसिन इस्तेमाल करते हैं एक तो यहाँ पर हम, ठीक है भैया जी, एक तो स्ट्रेप्टोमाइसिन इस्तेमाल करते हैं, केनामाइसिन इस्तेमाल करते हैं जी, केनामाइसिन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हम यहाँ पर जो है टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल कर देते हैं, रेफामाइसिन इस्तेमाल करते हैं, रेफामाइसिन, ठीक है, रेफामाइसिन इस्तेमाल कर लेते हैं। जेंटामाइसिन इस्तेमाल कर लो आप, नाम सुने होंगे आपने इसको, जेंटामाइसिन का, तो जेंटामाइसिन के इंजेक्शन लगते हैं जब आपको बुखार आ जाता है, तो जेंटामाइसिन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा क्लोरेम्फेनिकोल, क्लोरेम्फेनिकोल को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एंटीबायोटिक के रूप में। तो कोई सा भी एंटीबायोटिक आप यहाँ पर इस्तेमाल करते हो। जनरली क्या होता है, इन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हम जीन क्लोनिंग में करते हैं। कौन से प्रोसीजर में करते हैं, जीन क्लोनिंग में करते हैं इसका इस्तेमाल हम। ठीक है, जीन क्लोनिंग जब करते हैं तो वहाँ पर जरूर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमें कॉलोनी का सिलेक्शन करना होता है कि आपका जो टारगेट डीएनए है वो पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो जीन क्लोनिंग जब करते हैं तो वहाँ पर ये एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जाती है। बहुत ही सामान्य तरीका है इनको इस्तेमाल करने का, लेकिन हम जो टिश्यू कल्चर करते हैं ना उसके अंदर हम इसको अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ को, सेल की ग्रोथ को कम कर देती है। ठीक है, समझ में आ गई बात, इसलिए यहाँ पर इसको अवॉइड किया जाता है, जबकि जीन क्लोनिंग के अंदर इसको अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गई हमारी जो है एंटीबायोटिक के बाद। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा यहाँ पर जो हमें इस्तेमाल करना होता है, वो है आपका जिब्रेलिक हार्मोन या एब्सिसिक एसिड, इनको हम हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, तो जिब्रेलिक हार्मोन की बात करते हैं हम यहाँ पर, जिब्रेलिक हार्मोन, ठीक है, ये जिब्रेलिन्स समझ लीजिए आप, और दूसरा एबीए, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में, लेस अमाउंट में कभी कभी हम इनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेस अमाउंट में इनको इस्तेमाल किया जाता है जिब्रेलिक को। जिब्रेलिक जो इस्तेमाल किया जाता है वो GA3 की फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है,
ये क्या करता है, ये सेल की ग्रोथ को प्रमोट करता है। सेल ग्रोथ को क्या करता है, ये प्रमोट करता है। सेल ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक है जी, समझ में आई बात। सेल की ग्रोथ को क्या करता है, ये प्रमोट करता है, मतलब सेल ग्रोथ को बढ़ाता है। एबीए जो होता है ये भी स्टिमुलेट करता है किसको, केलस की ग्रोथ को, लेकिन कभी कभी ये इनहिबिट भी करता है, क्योंकि ये इनहिबिटर भी है। स्टिमुलेट भी करता है और इनहिबिट भी करता है। जैसा कि हमने पिछले चारकोल में देखा था कि चारकोल स्टिमुलेट भी करता है ग्रोथ को और इनहिबिट भी करता है। तो चारकोल की तरह ही जो है एबीए का, एब्सिसिक एसिड का काम होता है। ठीक है, कभी कभी ये स्टिमुलेट भी करता है, कभी कभी ये इनहिबिट भी करता है। किसको, सेल की ग्रोथ को या कल्चर ग्रोथ को। सेल ग्रोथ को जो है ये इनहिबिट भी कर देता है और स्टिमुलेट भी कर देता है। समझ में आए बात आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है सोलिडिफाइंग मीडिया। नेक्स्ट जो है वो है सोलिडिफाइंग मीडिया। जो मीडिया बनाना है हमें, वो सोलिडिफाइंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब मैंने बताया आपको कि दो तरह के मीडिया होते हैं हमारे पास में, एक तो होता है लिक्विड मीडिया और दूसरा होता है आपके पास में क्या, सॉलिड मीडिया। एक तो होता है आपके पास में लिक्विड मीडिया, इस तरह से लिक्विड मीडिया बना सकते हैं हम, और एक में हम बना सकते हैं यहाँ पर सॉलिड मीडिया। ठीक है जी, समझ में आया बात। तो लिक्विड मीडिया जो होगा वो लिक्विड होगा, और जो सॉलिड मीडिया होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा। कौन सी फॉर्म में होगा जी, सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, मतलब इस तरह का सॉलिड फॉर्म होगा यहाँ पर, एक तो लिक्विड फॉर्म होगा और दूसरा सॉलिड फॉर्म होगा। तो ये लिक्विड से सॉलिड बनाने के लिए, मतलब लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है सॉलिडिफाइंग एजेंट की। किसकी जरूरत पड़ती है भैया, सॉलिडिफाइंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। तो सॉलिडिफाइंग एजेंट कौन कौन से होते हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सॉलिडिफाइंग एजेंट जो है बेसिकली हमारे पास वो है अगार। सबसे ज़्यादा काम लिया जाने वाला सॉलिडिफाइंग एजेंट है आपके पास में अगार। अगार जो होता है एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है ये, पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है जी, ठीक है। और ये मीडिया के जो और दूसरे कंटेंट होते हैं उनसे रिएक्शन नहीं करता, उनसे रिएक्शन डोंट रिएक्ट विद अदर कंपोनेंट, विद अदर कंपोनेंट। ठीक है जी, दूसरे जो कंपोनेंट होते हैं उनसे ये रिएक्शन भी नहीं करता, उनके साथ में रिएक्ट भी नहीं होता है। क्लियर बात। कितना अमाउंट चाहिए होता है इसका, तो 0.5 से लेकर 1% अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सॉलिडिफाइंग एजेंट है अगार। ठीक है, इसके अलावा, इनके अलावा भी हम दूसरे सॉलिडिफाइंग एजेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अगारोज हो गया आपका। अगारोज का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगारोज का भी इस्तेमाल जैसे कि ज्यादातर हम सॉलिडिफाइंग एजेंट के रूप में करते हैं, किसके अंदर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर। इसके अंदर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर करते हैं, इलेक्ट्रोफोरोसिस के अंदर करते हैं। ठीक है ना, मीडिया के अंदर कम करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जिलेटिन का भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। जिलेटिन, जिलेटिन का इस्तेमाल हम मीडिया के अंदर भी कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा होता है, ये भी ज़्यादातर रिएक्टिव नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे कि एल्जीनेट है, एल्जीनेट। इस एल्जीनेट का इस्तेमाल हम आर्टिफिशियल सीड बनाने में भी करते हैं, उनके ऊपर कवर चढ़ाने के लिए भी करते हैं। ठीक है, फाइटोजेल होता है, फाइटाजेल का भी इस्तेमाल जो होता है हम सीड बनाने में कर लेते हैं। जिलेटिन होता है, तो जिलेटिन का भी इस्तेमाल जो है हम सीड बनाने के लिए कर लेते हैं। ठीक है ना, जो जिलेटिन है, जिलेटिन तो अभी लिख ही दिया हमने। ठीक है, ये जिलेटिन हो, जेल राइट, जिलेटिन के अलावा जेल राइट भी होता है एक, जेल राइट। ठीक है, जेल राइट, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है सॉलिडिफाइंग एजेंट के रूप में। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के सॉलिडिफाइंग एजेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है जी, समझ में आया बात। अब हमने सब चीज़ें डाल ली। ठीक है, देखिएगा, अब नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं और समझ लेते हैं हम कि हमने क्या क्या डाला। देखिएगा, अब आपने क्या किया, एक फ्लास्क ले लिया। ठीक है, और जितनी भी चीज़ें थी, कौन कौन सी चीज़ें थी हमारे पास में, एक तो आपने इसके अंदर डाला इनऑर्गेनिक कंटेंट। ठीक है, क्या डाला आपने इसके अंदर, इनऑर्गेनिक कंटेंट। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंटेंट डाला। ठीक है, और उसमें हमने डाला मैक्रो और माइक्रो। ठीक है जी, नंबर एक चीज डाली। नंबर दो आपने डाला इसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट। क्या डाला आपने, ऑर्गेनिक कंटेंट। ऑर्गेनिक कंटेंट में आपने क्या डाला, विटामिन डाले, हार्मोन डाले। ठीक है, अमीनो एसिड डाले। ठीक है, हार्मोन डाल दिया हमने, अमीनो एसिड डाल दिए, विटामिन डाल दिए। ठीक है, हार्मोन के रूप में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डाल देते हैं, जिब्रेलिक एसिड डाल देते हैं हम।
ठीक है, अलग अलग चीज़ डाल देते हैं। तो ये डाल दिया आपने, विटामिन डाल दिया, हार्मोन डाल दिया, अमीनो एसिड डाल दिया। तीसरी चीज़ आपने डाला इसके अंदर सुक्रोज। ठीक है, क्या डाला आपने? सुक्रोज। ठीक है, चौथी चीज़ हमने इसके अंदर डाली जी, यहाँ पर जो कि है आपका सोलिडिफाइंग एजेंट यानी कि अगार। ठीक है, अगार डाल दे, ये चीज़ें हमने डाली। इसके अलावा और दूसरी चीज़ें, चारकोल डालना, एंटीबायोटिक डालना, ये ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है अपने पास में। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें डालने के बाद हमने ये हमारा मीडिया तैयार करके यहाँ पर बना लिया। अब ये मीडिया हमारा बन गया है। ठीक है, तो इस मीडिया को हम इस तरह से डिफाइन कर देते हैं, ये हमारा मीडिया यहाँ पर ये बनकर तैयार हो गया, मतलब ये भर गया इसके अंदर यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है इसका, ये मीडिया बन गया हमारा और ये इसके अंदर हमने अगार वगैरह सब डाल दिया। तो देखो यहाँ पर क्या है, अगर आपको मीडिया बनाना है सॉलिड, मीडिया कौन सा बनाना है आपको? सॉलिड। इस बात का ध्यान रखना, अगर आपको सॉलिड मीडिया बनाना है तब तो आपको क्या डालना पड़ेगा? अगार डालना पड़ेगा। अगर आपको लिक्विड मीडिया बनाना है तो फिर आपको अगार को क्या करना पड़ेगा? अवॉइड करना पड़ेगा, नहीं डालना है। ठीक है ना, अगार नहीं डालना है। अगर लिक्विड बनाना है, सॉलिड बनाना है तो अगार जरूर डालना है। ठीक है, लेकिन अगार डालने से पहले शुरुआत में लिक्विड ही रहेगा जब तक कि आप अगार नहीं डालोगे। तब इसका हमें नोट करना होता है जी पीएच। क्या नोट करना होता है भैया? पीएच। ठीक है, ये पीएच जो हम नोट करते हैं यहाँ पर, पीएच आपको, पीएच क्या करता है? देखो पहली बात तो पीएच क्यों नोट करें हम यहाँ पर? पीएच क्या करेगा? पीएच जो होगा यहाँ पर, ये आयन को अपटेक करने में फायदा देता है। अगर ऑप्टिमम पीएच होगा, सही पीएच होगा, तो सेल, जो हम सेल यहाँ पर ग्रो करवाएंगे ना इसके अंदर, यहाँ पर जो आपका टिश्यू होगा और जो ग्रो करेगा, डिवीजन करेगा, वो टिश्यू यहाँ पर अच्छे से इस ये जो मीडिया है, इस मीडिया को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा। ठीक है, और एब्जॉर्ब करके डेवलपमेंट करता रहेगा और सेल यहाँ पर आपकी बनती रहेंगी। और जब सेल बन जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका केलस। इस तरह से सेल बन जाएंगे और ये बन जाएगा आपका केलस। क्लियर हो गई बात? तो ये जो एब्जॉर्ब करेगी ना सेल, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका डेवलपमेंट होगा, आयंस बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी पदार्थ है वो किसके फॉर्म में है? अब आयंस की फॉर्म में है यहाँ पर। तो इन आयंस को एब्जॉर्ब कराने के लिए इस मीडिया का पीएच जो है वो ऑप्टिमम रखना पड़ता है। ठीक है ना, समझ में आए? तो पीएच क्या काम करेगा यहाँ पर? पीएच काम करेगा अपटेक, पीएच काम करवाएगा आपका अपटेक ऑफ आयंस। ठीक है ना, आयन को क्या करवाएगा? ये अपटेक करवाएगा, उठवाएगा बाहर, मतलब सेल जो है इसको एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, तो कितना होना चाहिए पीएच? तो पीएच की रेंज की अगर आप बात करोगे ना यहाँ पर, तो किसी भी मीडिया का जो पीएच है वो होना चाहिए यहाँ पर 5 से लेकर 6। पीएच कितना होना चाहिए? 5.0 से लेकर 6.0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसके अंदर लिख देता हूँ कि इसका पीएच होना चाहिए 5.0 से लेकर 6.0। ये ऑप्टिमम पीएच होता है। कौन सा पीएच है ये? ऑप्टिमम पीएच। ठीक है, इस ऑप्टिमम पीएच पर जो ग्रोथ होती है वो हाई होती है। इस ऑप्टिमम पीएच पर जो ग्रोथ होती है सेल की, वो क्या होती है? हाई होती है। ठीक है जी, तो ये था हमारा सब कुछ जो कि एक प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर मीडिया की रिक्वायरमेंट होती है, उसके अंदर डालने वाले इंग्रेडिएंट और कल्चर मीडिया, इसी को ही बोलते हैं। और ये हमने बना लिया। अब बनाने के बाद हम चलेंगे किसके ऊपर? इनके डिवीजन के ऊपर, कि इनका टिश्यू कल्चर कैसे होगा, किस किस तरह की हम टिश्यू कल्चरिंग कर सकते हैं। इससे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो सेल उगेगी इसके ऊपर, उसके अंदर ऐसा क्या है कि ये सेल यहाँ पर डिवीजन कर लेगी। क्योंकि हम जो सेल लेंगे वो मेच्योर होगी, एक्सप्लांट जो लेंगे वो मेच्योर सेल होगी, और वो मेच्योर सेल यहाँ पर क्यों डेवलपमेंट करे, इसको हम देखेंगे टोटिपोटेंसी के अंतर्गत। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा टोटिपोटेंसी। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप अपने दोस्तों को भी जरा इसको रेफर करें, उनको भी बताएं कि आप जो है कोर्स खरीदें, और आप भी जो है, आपके साथ साथ आपके जो दोस्त वगैरह है वो भी इसका फायदा उठा सके। ठीक है, उनको भी लाभ मिले एग्जाम के अंदर, उनके भी अच्छे नंबर आए, तो आप उनको भी रेफर करें। हम ऐसी उम्मीद करते हैं आपसे, ताकि जितनी हमारी ग्रोथ होगी आपकी भी हम उतनी ही ग्रोथ करवाने की कोशिश करेंगे। और भी दूसरे कोर्सेज हम जल्दी ही लॉन्च कर रहे हैं इसके ऊपर, जो एमएससी के हैं बचे हुए, प्री के और फाइनल के जो पेपर नहीं चला रहे, वो भी अब थोड़े दिनों में हम इसके ऊपर चला लेंगे। जैसे जैसे ये कोर्स थोड़े थोड़े डेवलप हो जाएंगे, उसके बाद दूसरे पेपर हम इसके ऊपर लॉन्च करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए।
एग्जाम ए टू जेड। और ऐप का इस्तेमाल करिए। अगर आपको कोई समस्या है तो आप सीधा डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपके पास है ही सही, तो आप सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, या मैसेज के थ्रू चैट बॉक्स में, जो ऐप का जो चैट बॉक्स है उसमें मैसेज करके अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं एनी टाइम, कभी भी। ठीक है, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं तुरंत ही आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।